हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली 12th बोर्ड का जो भी जियोलॉजी एग्जाम है, और स्पेशली हम ओडिशा के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है, ना कि कोई अदर स्टेट। नहीं तो अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है वो फिर बोलेंगे क्या सर आपने तो बता दिया बट एग्जाम में आया नहीं, तो उस टाइम में मैं हाथ अपना ऊपर कर लूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं स्पेशली यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ओडिशा के रिगार्डिंग ही यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले। मीन्स ओडिशा का जो भी 12th बोर्ड हो रहा है 3 अप्रैल को है, उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन क्या रहेंगे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कोई सिलेबस के लिए पर्टिकुलरली कोई क्वेरी कर पूछ रहा था, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहा था, कोई क्वेश्चन पैटर्न पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन का मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा था, कोई किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से अटेंड करना है, इसके बारे में पूछ रहा था। तो सबके लिए तो मतलब अलग अलग वीडियो बना के देना पॉसिबल नहीं था, तो मैं सोचा कि कंबाइनली हर एक चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सिलेबस को, और आई थिंक आप में से मैक्सिमम पर्सन को पता ही होगा सिलेबस क्या है, बट फिर भी शॉर्ट में एक ब्राइफली हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो यू हैव 3 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर 3 यूनिट है आपका, और टोटल यहाँ पर जो मार्क रहेगा एग्जाम का वो कितना 70 मार्क्स का, ठीक है। 30 मार्क्स क्या है आपका प्रैक्टिकल में जाएगा, एंड 70 मार्क्स जो रहेगा थ्योरी पार्ट के लिए। तो इस सेक्शन के रिगार्डिंग में आपको कुछ आइडिया दूंगा, कुछ जनरल मतलब ट्रेंड बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ बताऊंगा फॉर दिस थ्योरी पार्ट, ठीक है। बाकी ये 30 के लिए मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आई थिंक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी एंड हो चुका है, और ये उतना ज़्यादा हार्ड भी रहता नहीं है, ठीक है। जो मतलब अपने अपने कॉलेज में फैकल्टी वगैरह को अगर आप पूछते भी होंगे तो इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया दे देते होंगे, बट मेन जो मतलब क्वेश्चन रहता है थ्योरी एग्जाम, ये जो 70 मार्क्स का, इसमें कैसे ज़्यादा मार्क गेन करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। अगर नज़र डालते हैं सिलेबस के ऊपर, तो हाँ, यू हैव 3 यूनिट्स, ठीक है। जियोलॉजी का जो सिलेबस है फॉर ओडिशा, तो वहाँ पर आपको 3 यूनिट देखने को मिलेंगे। इन यूनिट 1 यू हैव इग्नियस पेट्रोलॉजी, ठीक है, एंड सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, विद दैट यू हैव मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। मीन्स पेट्रोलॉजी का जितना भी पार्ट है, या फिर यू कैन से इग्नियस, सेडी एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, तीनों यूनिट 1 में है, ठीक है। देन अगर नज़र डालते हैं यूनिट 2 के ऊपर, और यहाँ पर इसके अंदर में क्या है उसके ऊपर में नहीं ज़्यादा, आई थिंक आपके पास वो होगा, अगर नहीं है तो प्रीवियस मतलब वाला प्रीवियस ईयर का एक वीडियो था, ठीक है, 2021 के लिए आई थिंक वो अपलोड हुआ था, तो उस पर आप मतलब वहाँ उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं डिटेल, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है। बट आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि 3 अप्रैल का आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। देन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर यूनिट 2, यू हैव इकोनॉमिक जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और इसी पार्ट को आपके सिलेबस में अप्लाइड जियोलॉजी ही लिख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को कंबाइनली अप्लाइड जियोलॉजी ही बोला जाता है। और यू हैव ए इकोनॉमिक जियोलॉजी इन यूनिट 2। देन आफ्टर दैट यू हैव यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या रहेगा? यूनिट 3 यू हैव स्ट्रैटिग्राफी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है। और यूनिट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस तरह किस एस्पेक्ट से इसको हम इंपॉर्टेंट देंगे, हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन यूनिट 3 यू हैव ए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, एंड विद दैट यू हैव स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है। ये तो हमने एक लुक ले लिया ऑन योर सिलेबस, बट हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा कि हम 5 कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी 12 बोर्ड का एग्जाम रहेगा उसके अंदर क्या क्या मतलब है कंपोनेंट रहे, मतलब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग 12 बोर्ड और स्पेशली ओडिशा के लिए, तो 5 कंपोनेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जो कि सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, देन पैटर्न और अप्रोच कैसे करना है, टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स योर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। इन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 3 यूनिट, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। 3 यूनिट में से यूनिट 1 जो था, जो कि पेट्रोलॉजिकल पार्ट था, और यू कैन से इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, जो 3 चैप्टर थे, तो 3 चैप्टर मिला के 20 मार्क कंटेन करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 में यू हैव इकोनॉमिक जियोलॉजी विद दैट अप्लाइड जियोलॉजी। अप्लाइड जियोलॉजी को ही हम फिर हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो इन यूनिट 2 यू हैव 25 मार्क्स, ठीक है। एंड यूनिट 3 जिसमें कि आपका स्ट्रैटिग्राफी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी था, वहाँ से आपको 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 25, 25, 50 एंड ये 20, 70 मार्क्स इस तरीके से यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए टाइम कितना मिलने वाला है? 3 आवर्स, और यू कैन से 180 मिनट, ओके, 180 मिनट मिलेगा। एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क कितना रहेगा? 70 मार्क के लिए आपको 180 मिनट मिलेगा। और ये बहुत मतलब आप अगर सोचते हो बहुत कम अमाउंट है, तो नहीं। अगर आप अच्छे से एक मतलब पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर ट्रिक से, पर्टिकुलर मतलब एक माइंड सेट से अगर अप्रोच करते हो, या फिर क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आपके पास 20 से 25 मिनट बच जाएगा। कैसे, वो भी मैं आपको अभी थोड़ा देर में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर,
मेन तो यही है ना कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, क्या हर एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, क्या हमें मतलब 7 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा या फिर एमसीक्यू वगैरह भी मिलेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, ये मेन मतलब क्वेश्चन है। क्योंकि 2021 का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, ठीक है, और 2022 का जो था वहाँ पर पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट था। बट ये जो 2023 में है, ठीक है, सीएचएससी बोर्ड की तरफ से मतलब उड़ीसा के बोर्ड की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू टाइप का, ठीक है, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, तो 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे फॉर एमसीक्यू, और उसमें से 10 को ही आप हर एक को अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दोगे, ठीक है। अगर स्किप करते हो तो आपका 1 मार्क ज़्यादा है। तो यहाँ पर से आपको 10 मार्क का एमसीक्यू मिलने वाला, 10 एमसीक्यू रहेगा, 1 मार्क इस, तो टोटल आपको 10 मार्क यहाँ पर एमसीक्यू के मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन को कभी भी मिस मत करना, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। अगर तुक्का मारने की स्थिति में भी आते हो तो तुक्का भी मार सकते हो आप, बट हमेशा से ट्राई करना कि अप्रोप्रिएट आंसर देने के लिए। अगर नहीं आता है इन दैट कंडीशन आपको छोड़ना नहीं है, अटेंड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर ठीक हो जाता है तो इट्स बेस्ट, और नहीं भी होता है तो ऐसे भी तो आप छोड़ रहे थे ना, तो आपका मार्क तो ऐसे भी जाने वाला था, ऐसे भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर आप अटेंड कर ले तो अगर करेक्ट हो जाता है तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा, और 1 मार्क भी आगे चल के जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको नहीं पता चलेगा, बट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप कहीं एडमिशन लेने के लिए जाओगे बीएससी के लिए या फिर डिफरेंट डिग्री के लिए आफ्टर 12th, तो ये चीज़ मतलब आपको समझ में आता है कि 1 मार्क भी कितना इंपॉर्टेंट, कितना मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एमसीक्यू के बाद 1 वर्ड आंसर का क्वेश्चन आएगा। 1 वर्ड आंसर मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप 1 वर्ड में ही आंसर दे सकते हो, और वेरी शॉर्ट आंसर आप बोल सकते हो उसी को ही। करेक्ट द सेंटेंस भी हो, उसके अंदर करेक्ट द सेंटेंस भी हो सकता है, मीन्स कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कुछ एक वर्ड जो रहेगा वो कहीं ना कहीं गलत रहेगा जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उस वर्ड को आपको करेक्ट करना है, तो 1 वर्ड वो भी करेक्शन होगा। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके का मतलब मेजरली तो अभी तक का ट्रेंड यही देखा गया है कि जो 10 जो क्वेश्चन रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, कुछ सेंटेंस दे देगा एक, मतलब आफ्टर दैट यू हैव ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें कौन सा ऐसा आप वर्ड रखने से ये जो सेंटेंस है पूरा सेटिस्फाई होता है, या फिर जियोलॉजिकल कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो कि आपने प्रीवियस डेज में अपने सिलेबस में कवर किया है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर भी मतलब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड से हटा लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है वगैरह है, ठीक है। क्योंकि क्वेरी आ रहा था कि क्या हम अगर एमसीक्यू को अटेंड करते तो क्या नेगेटिव मार्किंग हमें मिलेगा, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। आपके रिटन एग्जाम में और यू कैन से 12 का जो भी जियोलॉजी का रिटन एग्जाम है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का बात आ ही नहीं रहा है, ना कि जियोलॉजी, कोई भी एग्जाम में अभी तक 12 का नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट आया ही नहीं है। तो बिंदास रहें, हर क्वेश्चन को अटेंड करें, ठीक है। तो यू गेट देयर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन मिलेगा, तो ये भी 10 मार्क कैरी करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। देन आफ्टर दैट चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वन इज योर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 10, ठीक है, विदिन 30 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो आपको 10 शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो कितना देगा, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, मतलब 12 क्वेश्चन आपको बीट वाइज गिवन रहेगा। आउट ऑफ 12 कोई भी एनी 10 जो भी आपको जिस क्वेश्चन के ऊपर आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप पूरा अच्छे से आंसर दे सकते हो, उस 10 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। एंड आफ्टर दैट वो मतलब कितना मार्क का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि ज़्यादा ही मतलब इस पर टाइम आपको देना नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ शॉर्ट नोट टाइप में लिखना। देखिए 30 वर्ड्स भी यहाँ पर मतलब बता ही दे रहा है। 30 वर्ड्स मीन्स अगर मैं बोलूँ, देखिए ये मेरा एक लाइन है, तो एक लाइन में मेरा कितना वर्ड जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इन एन एवरेज देखूँ तो मैं एक लाइन में अगर 7 वर्ड लिख रहा हूँ, तो आपका एग्जाम पेपर इससे भी बड़ा होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैलकुलेट। अगर एक लाइन में आप 7 वर्ड लिखते हो तो यू हैव टू राइट नियर अबाउट 30 वर्ड्स, तो ठीक है। 4 या 5 लाइन में अगर इस मतलब मैं जिस पैटर्न में लिखा हूँ मैं जिस तरीके से लिखा हूँ 7 वर्ड एक लाइन में, तो आप उस तरीके का 4 लाइन भी अगर लिखते हो तो वो सेटिस्फाई है। बट ऐसा नहीं कि आप 4 लाइन लिखोगे बट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहे हो, की पॉइंट में आंसर नहीं दे रहे हो। आंसर तो लिख रहे हो बट इधर उधर से आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर से आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हो, या फिर परफेक्ट आंसर ना दे के आपको पता नहीं, आप इधर उधर से जो भी पा रहे हो लिख रहे हो, तो ऐसे में आपको मतलब 2 मार्क्स नहीं देंगे वो, ठीक है। 2 मार्क कब देंगे, जब आप पिन पॉइंट में आंसर लिखते हो। पिन पॉइंट में आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट और एक क्वेश्चन का पार्टनर रहेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, 4 शॉर्ट नोट्स लिखना है, हर शॉर्ट नोट कितना 2.5 मार्क कैरी करेंगे। और
4 लिखना है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना क्वेश्चन वो देंगे, क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है आउट ऑफ 5 दिया रहेगा। 5 में से जो 4 में आप कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर लास्ट वाले आपको नहीं आता तो ऊपर का 4 आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। और ये भी देखना कि ये 50 वर्ड में पूछ रहा है, उससे ज़्यादा मतलब आप लिखने का ट्राई मत कीजिए, या फिर ज़बरदस्ती इसको एक एक पेज 2 पेज में लिखने का ट्राई मत कीजिए। जितना शॉर्ट एंड की पॉइंट में आप लिखते हो, जितना अच्छा फिगर बनाते हो, आपको उतना अच्छा मार्क मिलेगा, ठीक है। देन लास्टली यू हैव लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा, दो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आंसर एनी टू, तो दो को ही आपको आंसर करना है आउट ऑफ 5 आपको अल्टरनेटिव मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन मिलेगा चॉइस में, ठीक है। चॉइस मतलब आप कर सकते हो कि आपको 5 क्वेश्चन वो देगा, आउट ऑफ 5 आपको एनी 2, ठीक है। जो दो में आप कंफर्टेबल है, जो दो आपको आ रहा है अच्छे से, उस 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केयरफुली अच्छे से थोड़ा आंसर रिटर्न ट्राई मतलब लिखने को ट्राई कीजिएगा। अगर यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेंड कर लेते हो 20 मार्क्स का, अगर पूरा परफेक्टली आप आंसर देते हो, तो अगर एग्जामिनर मतलब आपका मार्क जो काटता भी है, काटते काटते वो 8 या 9 दे ही देगा, ठीक है। अगर आप पूरा परफेक्टली मतलब विद द डायग्राम अच्छे से की पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो 8-9 मार्क दे देगा। तो यहाँ पर मार्क बनने के आपके बहुत अच्छे चांसेस है, ठीक है। तो ये तो था आपका मतलब क्वेश्चन का पैटर्न। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, ठीक है। किस तरीके से मतलब टाइम को मैनेज करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए एग्ज़ाम को लिखते वक्त। तो अगर मैं किस तरीके से आपको अप्रोच करना है वो बोलूँ, तो सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि आपको टाइम कितना दिया गया है, 180 मिनट्स। अब आप बोलोगे क्या मास्टर तू भी बोल रहा है 180 मिनट्स, तो 180 मिनट में क्या लिखूंगा ही हर टाइम? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 180 मिनट लिखते रहिए, हाँ ठीक है, 180 मिनट लिखना ही नहीं है। तो आपको 10 मिनट यहाँ से रिड्यूस कर लीजिए। क्यों? अगर आपको मतलब पानी पीना है, ठीक है, आँख मिचौली खेलना है, इधर उधर बदमाशी करना है एग्जाम रूम में, ठीक है, बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, तो इसके लिए मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको प्रॉपर मतलब 170 में से प्रॉपर आपको टाइमिंग दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से कितना क्वेश्चन को अटेंड करना है, कितना टाइम देना है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप उसको करेक्शन भी मतलब चेक भी कर सकते हो आपका आंसर को और एक बार, ठीक है। तो अगर बोलोगे नहीं सर 10 मिनट तो बहुत कम मतलब कम हो जा रहे हैं मुझे, और थोड़ा सा एंटरटेन करना है एग्ज़ाम रूम में, ठीक है, तो कोई नहीं, और 5 मिनट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा ज़्यादा बदमाशी शरारत वगैरह एग्ज़ाम रूम में ना कीजिए, वरना एग्जामिनर जो है वो आपको दौड़ा कर वहीं से भगा देगा, ठीक है। और आपका हर एग्ज़ाम आई थिंक अच्छा ही गया होगा, ठीक है, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ आपका बेस्ट गया है, ये एग्ज़ाम भी बेस्ट जाएगा। तो ओरी होने का ज़रूरत नहीं है, डरने का ज़रूरत नहीं है, आराम से बिंदास होके जाइए, एग्ज़ाम को दीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से अप्रोच करना है, सबसे पहले आप किसको अटेम्प्ट कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट MCQ को अटेम्प्ट करने को ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक MCQ के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 MCQ के लिए आपको अगर आप देखते हो 60 सेकेंड, अगर आपको आंसर पता है उस दिन आप 10 सेकेंड में ही उसका आंसर, अगर आपको पहले से आपने पढ़ा और अगर आपको आंसर पता ही नहीं है, तो आपको 2 घंटा दे देने से भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात, मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यू हैव टू ट्राई अटेंड MCQ। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट में MCQ को रखते हो ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज आपके पास लास्ट में बहुत कम टाइम बचा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा फिर रीड आउट करने के लिए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, मुझे लिखना क्या, आप सिर्फ वहाँ पर ऑप्शन डाल के भागाओगे मतलब जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना। सबसे पहले आपको मतलब जब आप स्टार्टिंग में लिखने को ट्राई करते हो तो आपका माइंड बहुत कॉन्स्टेंट रहता है, इन दैट टाइम यू हैव टू ट्राई MCQ, ठीक है। और इसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, 10 मिनट। एक MCQ 1 मिनट में दे रहा हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को परफेक्ट आंसर पता है ना, तो वो विदिन 20 सेकेंड में ही वो आंसर निकाल लेगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। बट आपको 60 सेकेंड मिल रहा है तो एक क्वेश्चन के लिए, तो यू हैव 10 मिनट्स। मैं इतना गारंटी देके बता सकता हूँ, अगर आपको पता है तो यहाँ पर आपका 5 मिनट बच ही जाएगा, ठीक है। बट फ्री में आपको 10 मिनट देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर अब बोलोगे मास्टर तूने तो बता दिया ना कि 10 MCQ लिख लेना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे 5 आए 5 ना आए, तो वहाँ पर मैं क्या बैठा रहूँ? नहीं, तुम्हें क्या करना है, पहले यू हैव टू, देखिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ। 10 MCQ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका रहेगा MCQ A B C या जो भी ऐसे बीट रहेगा D। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, और आप बोलोगे 1 मिनट में कैसे लिख लूँ मास्टर, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन भी लिखना है। नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो अप्रोप्रिएट आंसर है, 1 नंबर A का II, ठीक है, II, जो भी आंसर है सिर्फ ऐसे लिखना है। सपोज एक आंसर आता है क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में A बीट है, A बीट का आंसर सपोज II आता है, तो II लिख देना है। एंड विद दैट जो भी उसका मतलब वर्ड रहेगा, सपोज II में वर्ड है डाइक,
तो आपको डाइक लिख देना है, बस इतना ही लिखना, ये सफिशिएंट है। ना कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को लिखते बैठो, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ इतना तक भी अगर आप लिखते हो ना, बट एक चीज़ हमेशा से याद रखना, इसको सिक्वेंसली रखना, ऐसा नहीं कि ए के बाद सी फिर बी करना, नहीं। ऐसे में जो आपको मतलब जो चेक करेगा ना कॉपी, तो वो बोलेगा ये क्या है तुमने, ठीक है, शरारत कर रहा है क्या मेरे साथ, तो फिर वो गुस्सा में आके बोलेगा जा मैं तेरा मार्क काट देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जस्ट ABC एक सीक्वेंस में पहले ही एक काम कीजिए, ABC लिख लीजिए, उसके बाद जिसका जो आंसर मिल रहा है, सपोज ए का आंसर आपको कुछ मिला डबल आई लिख के जो भी वर्ड है लिख दीजिए। बी का आंसर आपको पता है ये है IB, तो IB लिख के जो भी वर्ड है लिख दीजिए। सपोज आपको सी का पता नहीं है, बट सी लिख के यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, देन डी लिखिए, नेक्स्ट लाइन में प्रोसीड कर लीजिए, ठीक है। जहाँ तक आया कीजिए, जो नहीं आया उसको स्किप करते हुए चलिए। लास्ट में जो टाइम बचेगा वहाँ पर उसको आपको तुक्का मारना है, तुक्का मारिए, या फिर गेस कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, या फिर बाद में आए तो उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले 10 मिनट में आपको क्या करना है, MCQ को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर MCQ 1-2 नहीं भी आता है, तो 2-4 रह जाता है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ के प्रोसीड कर लीजिए, ठीक है। देन सेकेंड आपको क्या अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको वर्ड फिल करना था ना, बस वही वर्ड को लिखना है। बीट नंबर डाल दीजिए, सपोज 2 नंबर A B C ऐसे बीट रहेगा, ABCDEFGHIJ जो भी ऐसे बीट रहेगा, तो बीट सबसे पहले मतलब लगा लीजिए, 2ABCD ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद ए में जो भी वर्ड आपको मतलब पता है, या फिर जो भी सॉल्यूशन बन रहा है आपका 1 वर्ड 2 वर्ड में, तो उसको लिख दीजिए, ठीक है। दैट इज़ इनफ। और यहाँ पर भी सीक्वेंस को कभी भी गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। ए के बाद बी पे ही जाना है, बी के बाद सी पे ही जाना है, ठीक है। अगर कोई सपोज बीच में, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर देखिए 15 मिनट में दे रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको पता है ना आंसर, क्योंकि ये सब पूरा 1 वर्ड आंसर है, लाइक MCQ हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स, तो अगर आपको पता है ना, विदिन 20 एंड 30 सेकंड में ही आपका दिमाग में हिंट आ जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर ये चीज़ आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं या फिर समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप 2 आवर्स भी दे देते हैं ना, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मतलब इजी होगा ही नहीं, मतलब सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए और ही नहीं होना, जो नहीं आ रहा उसको स्किप करके आगे बढ़ते चलिए, बस उसका स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 वर्ड में ही आपको फिल करना है, एक लाइन छोड़ दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट में आपको दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन थर्ड में आपको किसको अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। कौन सा शॉर्ट नोट, देखिए 2 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट था एंड 2.5 का एक शॉर्ट नोट था, ठीक है। तो आपको अटेंड करना है 2.5 और यू कैन से 2.5 का, ठीक है। शॉर्ट नोट 4 लिखना है आउट ऑफ 5, मतलब 5। और एक के लिए अगर आप 5 मिनट भी लेते हो ना, 4 को लिखने के लिए आपको कितना लगेगा, 20 मिनट। और 20 मिनट विदिन 20 मिनट ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट तो आप सभी को आएगा ही ना, ऐसा तो नहीं आएगा शॉर्ट नोट, बट लिखने टाइम क्या करना है कि देखिए, ज़बरदस्ती इसको लेंदी करने को ट्राई मत कीजिए। क्वेश्चन जो पूछा है पिन पॉइंट लिखिए। सपोज अगर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है डाइक क्या है लिखने, तो सबसे पहले आप लिखिएगा डाइक इज ए डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी, ठीक है। उसके बाद डाइक मतलब किस तरीके से मतलब वर्टिकली कट करता है वो लिखना है। देन आफ्टर दैट उसका कंपोजिशन आपको अगर पता है, कंपोजिशन लिखिए, फिगर बना दीजिए, दैट इज़ इनफ, ठीक है। और अगर एग्जांपल पता है किस रॉक में मिलता है, लाइक डोलेराइट, अगर एग्जांपल दे हम डाइक का, तो इजी करके आप लिख सकते हैं इन डोलेराइट यू कैन फाइंड व्हाट डाइक, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, ना कि उसको ज़बरदस्ती आप लेंदी बनाए। पिन पॉइंट आंसर लिखिए और अच्छे से लिखिए, ठीक है। मतलब साफ लिखिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के लिखिए, तो दैट इज़ इनफ। और याद रखिए आंसर आपका 50 वर्ड में ही रहने वाला है, 2.5 का, ठीक है। ये हमने देखा था। देन उसके बाद ये निर्भर करता है आपके ऊपर, ठीक है। 4 नंबर में किसको अटेम्प्ट करना है, ये 3 में बता दिया, क्योंकि देखिए बाद में क्या होता है ना, टाइम जब कम हो जाता है स्टूडेंट और ही हो जाते हैं, ठीक है। अब सोचेंगे अरे भाई 1 ही घंटा बचा है, मैं क्या करूँ, MCQ करूँ, फिल इन द ब्लैंक्स करूँ, तो इसको इसीलिए लास्ट में रखिए ही मत, ठीक है। लास्ट में रखिएगा, दिमाग और ही होगा अच्छा, मतलब ईजी क्वेश्चन भी MCQ का आप गलत करके आइएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि सबसे पहले ट्राई कीजिए MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए, देन ट्राई कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, देन ट्राई कीजिए शॉर्ट नोट लिखने को। शॉर्ट नोट भी 2.5 वाला 4 लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब सपोज अगर आप बोलोगे मुझे 3 ही आ रहा है मास्टर में क्या करूं, तो एक को छोड़ दीजिए ना, एक के लिए 1 पेज छोड़ दीजिए, और बाद में अगर आपको आता है 1 पेज वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है आपके पास, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट नोट भी है। तो आपका माइंड जिस पे जाता है, जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, कि आपका माइंड लास्ट में किसके ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस कर सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप सोचते हो कि लास्ट में मैं शॉर्ट नोट अच्छे से लिख सकता हूँ, तो शॉर्ट नोट लिखिए। अगर आपका मानना ये है, आपका एबिलिटी ऐसा है कि लास्ट में मैं लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए। तो यहाँ पर आपका चॉइस है, जिस पे आप पहले अटेम्प्ट करने को जाएँ कीजिए। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप 35 मिनट भी लेते हो, ठीक है, 35 मिनट इज़ इनफ, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे भाई ये बोल क्या रहा है, तू चाहता क्या है कि हम लिखे ही नहीं लिखो, बट कुछ इस तरीके से लिखो ना कि कम टाइम में भी हो जाए, पिन पॉइंट में लिखो, फिगर अच्छा बनाओ, ठीक है।
और जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही आप आंसर दीजिए, ज़्यादा देने का ट्राई ही मत कीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका 35 मिनट में ईजीली, ठीक है, बहुत स्मूथली हो जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँ। लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है आउट ऑफ 5, 2 ही तो आपको लिखना है ना, तो किसको लिखना है ज़्यादा, किस पे प्रेफरेंस देना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करते हो तो या फिर बाद में भी करते हो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यू हैव 35 मिनट्स, तो 70 मिनट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। देन आफ्टर दैट यू हैव क्या, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का है और यहाँ पर 30 वर्ड है। अगर 4 लाइन मतलब 4 वर्ड में 4 लाइन में भी लिखते हो, अगर एक लाइन में आपका 7 वर्ड है तो हो गया। एक अगर किसी में अगर फिगर है तो फिगर बनाइए, अगर ज़बरदस्ती किसी में फिगर नहीं है तो बनाने को ट्राई ही मत कीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन में आप 3 मिनट भी लेते हैं ना, 3 मिनट बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि ये बहुत कम है। आप सोच रहे हो कि नहीं मतलब ये टाइम बहुत कम है, नहीं, ये आप जब खुद से 1-2 शॉर्ट नोट लिख के देखिए, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिस भी होगा तो आपको पता ही होगा कि 3 मिनट इज सफिशिएंट टू अटेंड ए शॉर्ट नोट, ठीक है। अगर 2 मार्क का शॉर्ट नोट लिखना है 3 मिनट सफिशिएंट, 10 को आपको करना है तो 30 मिनट में आपका शॉर्ट नोट भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अगर टाइम को मैं बताऊँ तो फिर भी कितना आपका 25 मिनट लेफ्ट है, मतलब 25 मिनट बच रहा है। अब इसके बाद आप बोलोगे मास्टर में तो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 2 MCQ नहीं कर पाए, तो ये 50 मिनट है ना भाई तेरे पास, तो यहाँ पर ट्राई कर ले, ठीक है। और जो भी रहा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी 1-2 बच गया तो ये 50 नहीं 25 मिनट है, इसमें ट्राई कर ले, ठीक है। और कोई शॉर्ट नोट अगर मैं अच्छे से नहीं लिखा था या फिर एक शॉर्ट नोट में छोड़ दिया था तो उसमें ये इसको ट्राई कर लेना। तो इसलिए तो मैं आपको यहाँ पर टाइम भी दिया हूँ। देन आफ्टर दैट इसके बाद भी अगर आपको टाइम बचता है तो एक ओवरलुक कर लीजिए कि मैं जो भी आंसर लिखा हूँ क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, वो कर लीजिए। देन आफ्टर दैट स्टिल अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो मैं टाइम वगैरह दिया हूँ ना ये बहुत ज़्यादा दिया हूँ 10 मिनट। अगर आप प्रैक्टिकली अटेंड करके देखते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हो, लगा के देख लीजिए कि ये विदिन 5 मिनट ही आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा वर्ड नहीं मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। बीट दे के सिर्फ आंसर लिखना है, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। स्टिल आपके पास ये मोर देन 25 मिनट ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो करना है कीजिए, जैसे स्टार्टिंग में अब तुम बोल रहे थे ना मास्टर हम सिर्फ क्या लिखे ही नहीं, अब आपको जो मस्ती करना है, वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, पेन एक्सचेंज करना है, उंगली करना है फ्रेंड्स को, कीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना। बट हाँ, हर चीज़ का एक दायरा होता है, ठीक है, वरना फिर एग्जामिनर आपको वहाँ से भगा देगा। तो ये था किस तरीके से अप्रोच करना है। तो चलिए फिर मेन जो आपका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसके लिए फोकस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 2023 में, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए उसके ऊपर भी एक ओवरलुक कर लेते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। तो यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं फ्रॉम यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 से वो आपको एक आइडिया में देता हूँ, उसके बाद फिर हम हर एक मतलब कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जस्ट स्टे टिल द लास्ट, ठीक है। यूनिट 3 में अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। गिव द स्ट्रैटिग्राफिक अकाउंट ऑन द कोडप्पा रॉक इन द टाइप एरिया। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कोडप्पा सुपर ग्रुप के ऊपर। तो कोडप्पा सुपर ग्रुप आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। उसका लिथोलॉजी लिखना है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसका सक्सेशन लिखना है, उसका एरिया लिखना है, रॉक टाइप लिखना है, यही सब लिखना है आपको, ठीक है। देन आफ्टर दैट और क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं, यूनिट 3 से क्वेश्चन आ सकते हैं। गिव द स्ट्रैटिग्राफिक अकाउंट ऑफ द विंध्यन रॉक इन द टाइप एरिया, ये भी आ सकता है कोडप्पा विंध्यन, ठीक है। डिस्क्राइब द देन और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, डिस्क्राइब द धरवार सुपर ग्रुप ऑफ द रॉक, धरवार सुपर ग्रुप भी आ सकते हैं। देन डिस्क्राइब अबाउट द प्री कैम्ब्रियन ऑफ सिंहभूम, ठीक है, ऑफ ओडिशा, सिंहभूम एंड ओडिशा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्री कैम्ब्रियन जो था आपका उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंहभूम और ओडिशा का जो भी आपका सिलेबस में है। देन आफ्टर दैट यू हैव क्या, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि कंबाइनली 3 या फिर 4 मेजरली 4 ही शॉर्ट नोट को एक साथ वो एग्जामिनर कंबाइन कर देता है, ठीक है। उस तरीके से आपको क्वेश्चन वो पूछता है। तो करना क्या है आपको, देखिए वो बीट वाइज बीट दे देगा, नॉर्मल फोर्ट एक शॉर्ट नोट टाइप का दे दिया, इसको लिखिए, 4 शॉर्ट नोट लिखिए तो 2.5 मार्क का रहेगा, टोटल आपका 10 मार्क। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पूछने का उनका ट्रेंड यही है, ठीक है, ये ट्रेंड देखा गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप चाहे तो देख लीजिए, यही ट्रेंड आपको मिलने वाला है। या फिर डिसकन्फर्मिटी क्या है आपको पूछ लेगा, रिवर्स फोल्ड, आइसोक्लाइनर फोल्ड, डीप एंड स्ट्राइक, ठीक है। इस तरीके से एक एक शॉर्ट नोट में भी आपको बीट वाइज ये पूछ सकता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा ही उसको बदमाशी करना रहा या फिर एग्जामिनर को ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन निकालने को रहा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि अनकन्फर्मिटी क्या है, उसके ऊपर एक आइडिया दीजिए या फिर अनकन्फर्मिटी लिखिए। तो इसके अंदर आपको फिर हर एक चीज़ लिखना होगा, अंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिस अनकन्फर्मिटी, पारा, ठीक है, नॉन कन्फर्मिटी, सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा अनकन्फर्मिटी को डिस्क्राइब करके, ठीक है। और
लाइक दैट फोल्ड के बारे में आपको बोल देगा कि टर्मिनोलॉजी ऑफ फोल्ड लिखे या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ फोल्ड जो भी हमने देखा था, ठीक है, लाइक लिम्ब, एक्सिस, ठीक है, क्रेस्ट, ट्रो, ये सब चीज़ जो हमने देखा था उसके ऊपर वो पूछ लेगा कि टर्मिनोलॉजी लिखिए, एक्सेल प्लेन, ये सब। देन उसके बाद 2-3 फोल्ड का नाम दे देगा, जैसे इससे पहले भी हमने देखा था रिकम्बेंट फोल्ड, सिमेट्रिक फोल्ड, तो 1-2 नाम दे देगा, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। लाइक दैट फोल्ड में भी आपको टर्मिनोलॉजी पूछ लेगा कि फुट वॉल क्या है, हैंगिंग वॉल क्या है, ये सब लिखिए, फोल्ड प्लेन क्या है, डीप क्या है, हेड क्या है, ट्रो क्या है, ये सब चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। मतलब टर्मिनोलॉजी ऑफ फोल्ड वो बोलेगा लिखने, राइट द टर्मिनोलॉजी ऑफ फोल्ड और डिस्क्राइब अबाउट नॉर्मल एंड रिवर्स फोल्ड। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा ही अगर उसको बदमाशी करने को मन किया, ठीक है, एग्जामिनर को। बट जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। देन आफ्टर दैट यू हैव एटीट्यूड ऑफ बेड्स, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ बेड में यहाँ पर आपका डीप स्ट्राइक वगैरह आता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एटीट्यूड ऑफ बेड्स लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, डीप के बारे में लिखना है, ट्रू डीप क्या, डीप में ट्रू डीप है, अपरेंट डीप है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव स्ट्राइक, ठीक है। एटीट्यूड में डीप एंड स्ट्राइक दोनों आते हैं, फिर स्ट्राइक को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये था मतलब क्या यूनिट 3 का लॉन्ग क्वेश्चन। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मास्टर तू बोलना क्या चाहता है, मतलब हमें दो लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है, एग्जाम में हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, बट यहाँ पर बता रहा है तो कितना, एक यूनिट में 10 लॉन्ग क्वेश्चन ही तू बता दे रहा है, तो यहाँ पर तेरा इंपॉर्टेंट क्या रहा है या फिर तू सिलेक्शन क्या दे रहा है। नहीं नहीं भाई सुन लो, लास्ट तक देखो, यहाँ पर मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से मतलब अटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं एक आइडिया, जनरलाइज आइडिया करा रहा हूँ या फिर आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये तो बाद में बोलोगे ये तो तूने बताया ही नहीं था मास्टर, ठीक है। इसीलिए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा है ना, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन मेजरली क्या आने वाला है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है ना, इसको आप पूरा मतलब माइंड में बैठा लीजिए कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का ट्रेंड यही है, चार शॉर्ट नोट टाइप दे दे रहा है, यही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जा रहा है। मीन्स इसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो नॉर्मल फॉल्ट पूछे, रिवर्स फॉल्ट पूछे, होस्ट पूछे, ग्राबेन पूछे, जो भी पूछे, इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं ऐसा आपको सजेशन दूंगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स पहले अटेंड करने को, उस लाइक दैट मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का जो टॉपिक है या फिर जो भी आपका चैप्टर है ना, उसको पूरा कंप्लीट करके जाइए। वहाँ पर से कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए या फिर छोड़िए मत। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो जैसे आपका वो मिस नहीं होना चाहिए। और वही मार्क गेनिंग क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक, मतलब मार्क गेनिंग सेक्शन है, कैसे बताऊँगा, ठीक है, सब्र करो थोड़ा, बताऊँगा। तो आई थिंक यूनिट 3 में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो चलिए फिर उसी तरह यूनिट 2 एंड यूनिट 1 पे देखते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन आने का, वो भी बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर यूनिट 2 के ऊपर आ ही जाते हैं। तो यूनिट 2 में किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डिस्क्राइब द मिनरलोजी, मोड ऑफ ऑकरेंस एंड इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर, ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। अदरवाइज डिस्क्राइब वही सेम रहेगा, मिनरलोजी, मोड ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और का भी वो पूछ सकता है, या फिर सेम रहेगा मैंगनीज और का भी वो पूछ सकता है। तो 3 इस तरीके से भी क्वेश्चन वहाँ पर से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि ये तीनों आप करके जाओ, नहीं, मैं आपको एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ कि इस यूनिट से किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर एंड नहीं होता है, देखिए मैग्मेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस, एक प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। अर्ली मैग्मेटिक, लेट मैग्मेटिक, अर्ली मैग्मेटिक में आपके पास भी मतलब इंजेक्शन है, सॉरी अर्ली मैग्मेटिक में सेग्रीगेशन है, ठीक है, डिसमिनेशन है, इंजेक्शन है, इस तरीके से है। तो लाइक दैट ये सबको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब ना सोचे कि इस तरीके से क्वेश्चन ना आ सके, ठीक है। या फिर देन आफ्टर दैट हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोथर्मल प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, मतलब यूट्यूब पे आप इकोनॉमिक जियोलॉजी के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है, अगर जिनको पता है तो इट्स बेटर ना कि क्यों अभी वीडियो देख के टाइम वेस्ट कीजिएगा। मेन अभी फोकस करना है एग्जाम को किस तरीके से अच्छा देना है। बट जिनको नहीं पता, बीएससी इकोनॉमिक जियोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हाइड्रोथर्मल प्रोसेस का 3 वीडियो है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब बीएससी के लिए नहीं, वो 12 के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका तो पूरा ही हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ही 12 के सिलेबस में है ही, तो वहाँ पर से कुछ हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन यू हैव और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ द जियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। तो ये आ गया आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी से, तो डैम साइट को किस तरीके से सिलेक्ट करना है उसके ऊपर एक आइडिया दीजिए, भी पूछ सकता है। या फिर लाइक दैट टनल के ऊपर भी पूछ सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द जियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ टनल साइट, एंड लाइक दैट यू हैव ब्रिज साइट के ऊपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या मतलब यूनिट 2 में इतना ही टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? नहीं, इसके बाद भी क्वेश्चन है। तो चलिए फिर देखते हैं।
और एक क्वेश्चन भी आ सकता है बीट वाइज, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें 2 बीट कर देख सकता है 5-5 करके, कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक लिखिए और एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग ग्राउंड वाटर, ये भी आपको इससे पूछ सकता है, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्राइब विथ नीट डायग्राम अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो अब नीट डायग्राम का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर पेड़ पौधा नदी समंदर अच्छे से बनाते रहो, इसमें भी टाइम वेस्ट करो ना। उसका बोलने का मतलब ये है, जैसे हम इवापोरेशन बोल रहे हैं, तो ये अगर ओशन एरिया है तो इवापोरेशन यहाँ पर एरो देके आपको लिख देना है इवापोरेशन, ठीक है। यहाँ पर से जा रहा है तो ट्रांसपीरेशन, क्योंकि ट्री से अगर यहाँ पर वेपराइजेशन हो रहा है तो उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी की तरह अगर नीचे गिर रहा है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन। तो ये एरो के साथ जो अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, इसको ही हम बोल रहे हैं नीट डायग्राम, ठीक है। ना कि यहाँ पर आप पेड़ पौधे हरियाली समंदर वगैरह अच्छा से बनाते रहो, पता चला कि टाइम ही निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट 1 के तरफ। तो यूनिट 1 में क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड टेक्सचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए ये कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक विथ नीट डायग्राम, ये भी आ सकता है, ठीक है। विथ नीट स्केचेस डिस्क्राइब द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा होगा ना, ये बता रहा हूँ। विथ नीट स्केचेस डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, देखिए सिर्फ टेक्सचर भी पूछ सकता है या फिर कंबाइनली टेक्सचर और स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। देन आफ्टर दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर भी आपको मतलब यूनिट 1 से इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आप बोलोगे मास्टर तो यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन बता दिया, यूनिट 2 से भी 10 बता दिया, और यूनिट 3 से 6 बता दिया, मतलब 26 क्वेश्चन को हम पढ़ के जाएँ और 2 क्वेश्चन लिखे। क्या तू चाहता क्या है, मतलब हम एग्ज़ाम ही ना दें? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम दो, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस क्वेश्चन मतलब वो जो पूछ रहे हैं ना, ये किस तरीके से फ्रेम हो रहा था, ये मैं आपको आइडिया दिया। फ्रेम होने का मतलब जो भी एग्जामिनर है, क्वेश्चन जहाँ अगर बहुत दूर तक भी वो जाता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। 26 जो मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ ना, आउट ऑफ 26 से ही आपका जो 5 क्वेश्चन रहेगा। बट बोलोगे तो मास्टर ये तो तू सही बोल रहा है ना, 26 से 5 आएगा, ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब मैं तो तुमसे सिलेक्शन मांग रहा था ना, तुझसे तो सिलेक्शन कहाँ है, मुझे वो चाहिए, वो दे, ठीक है। अब आपका यही क्वेश्चन होगा तो वो भी बता देते हैं, डोंट वरी। तो लेट्स सी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आने से पहले इग्नियस पेट्रोलॉजी का और भी क्वेश्चन रह गया है, तो देखिए और क्वेश्चन मतलब किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, नॉट इग्नियस पेट्रोलॉजी यूनिट 1 का। डिस्क्राइब द एजेंट एंड काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है। देन रॉक टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा, कैसे कि 3-4 रॉक दे देगा ना, बीट वाइज 2.5 मार्क का, इसको लिखिए, ये 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन सेल, इस तरीके से रॉक को भी मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नीस सीस्ट क्वार्जाइट होंडालाइट, ठीक है। एक रॉक टाइप में पूछ सकता है, ये क्या है, मेटामॉर्फिक है, ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है। अगर इससे भी ज़्यादा उसको खिलवाड़ करना का मन रहा तो डिफरेंट इग्नियस रॉक दे दिया, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ठीक है। इस तरीके से भी 4 बीट में देके एक लॉन्ग क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो चलिए फिर मेन जो आपका टॉपिक है जिसके लिए आप बोलते हुए कि सिलेक्शन कब दे रहा है, तो देखिए यही आपका सिलेक्शन क्या है। मैं स्टार्टिंग में भी आपको बोला, इतना माइंड में सेट करके जाइए कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आपको पूरा क्लियर कर लेना है, और आंख बंद करके आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मतलब कंट्रोवर्सी मत लीजिए या फिर कंफ्यूज मत होइए, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आंख बंद करके स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में है ही क्या यार, कुछ तो है नहीं ना उतना ज़्यादा। अगर हम सिलेबस का देखें तो क्या है उसमें, फॉल्ट है, ठीक है। फॉल्ट में भी आपका बहुत ज़्यादा फॉल्ट तो नहीं है, सिर्फ कुछ फॉल्ट ही स्पेसिफिक वो मेंशन कर दिया है ना, एंटीफॉर्म, सिनफॉर्म, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, ये सब का आपको पढ़ लेना है। और वो जो सिर्फ फॉल्ट, अगर भी फॉल्ट पूछता है ना तो पूरा तो नहीं पूछेगा, कोई एक ही उसमें से पूछेगा फॉल्ट का, जैसे मैं आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से किस तरीके से वो बीट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। देन यू हैव फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट के बाद यू हैव फॉल्ट में नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, होस्ट है, ग्रावन है, ठीक है। देन अनकन्फर्मिटी, तो सब में से अगर एक एक भी टाइप लेगा तो लाइक अगर फॉल्ट से बात करूँ, नॉर्मल फॉल्ट पूछता है, मतलब एक क्वेश्चन ही वो एक फ्रेम कर दिया कि इसको मतलब बीट ए में दे दिया आपको एंटीक्लाइन, बी में नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, सी में आपको दे देता है वो डीप, ठीक है, डीप के बारे में लिखना है, सब एक एक बीट में दे दे रहा है, ठीक है। और डी में आपको दे दे रहा है एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ये चारों मिला के क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको माइंड में सेट करके जाना है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आए मुझे उसको छोड़ना नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा सिलेबस है ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को पूरा क्लियर होकर जाइए, ठीक है। आंख बंद करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा और वहाँ से आपको छोड़ना नहीं है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो हो गया ना, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। देन आयरन है, कपर है, जो आपको बताया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे, मोड ऑफ अकरेंस पूछेंगे, ठीक है, ओरिजिन पूछेंगे, मिनरलोजी पूछेंगे। आयरन और कॉपर दोनों का आप क्लियर होकर जाइए, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंख बंद करके आएगा, ठीक है। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो ही गया है ना, 5 में से आपको 2 ही करना है। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से जो भी आए आपको वहाँ पर छोड़ना नहीं है, बस स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो भी मैं आपको बता दिया। तो मैं फिर से यही सजेस्ट करूँगा
मेरे भाई मेरे, कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को पूरा अच्छे से क्लियर होके मतलब समझ के हर एक टॉपिक को पढ़ के जाओ कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आए, या तो वो शॉर्ट नोट में पूछ ले, या लॉन्ग क्वेश्चन में, या एमसीक्यू में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, वहाँ पर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतना माइंड में आप सेट करके जाओ, ठीक है। बाकी एग्जाम मतलब एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेंड आप करोगे, उसका गारंटी मैं दूंगा, बट ये गारंटी आप ले लो मेरे से, ठीक है। ये गारंटी अगर आप मुझे देते हो तो उस आपका मार्क गेनिंग का गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। देन आयरन मैन कॉपर पढ़ के जाइए, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देन फिर भी अगर आप बोलते हो ना मास्टर मुझे तो भरोसा नहीं है तेरे ऊपर, ठीक है, कहीं ना आए तो क्या करूँगा मैं तो वहाँ पर फिर ऊपर देखता रहूँगा ना, क्या करूँगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे माइंड में तो और एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, डैम टनल को पढ़ लो। इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सपोज अगर आपको मतलब यहाँ से तो एक आएगा ही नो डाउट, और यहाँ पर से एक आने वाला है नो डाउट, 2 क्वेश्चन हो गया। बट फिर भी अगर आपको बैकअप में एक क्वेश्चन और प्रिपेयर होके जाना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो टनल और डैम ये कर लीजिए, एक यहाँ पर से भी आएगा। सपोज यहाँ पर से अगर नहीं आता है तो इन दैट कंडीशन, बट इतना मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि ये दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को सपोज कोई बोल रहा है कि मुझे डैम टनल मतलब मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो कोडप्पा या फिर ये और धरवार ये प्रिपेयर हो जाइए बैकअप में। अगर ये मुझे नहीं करना है, थोड़ा बोरिंग लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, तो इस पर प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। बट इतना मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से क्वेश्चन मिलेगा, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से पूरा मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मतलब चेंजेस नहीं कर सकता। ये हर साल का ट्रेंड देखा गया, ट्रेंड से मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम ईयर 2016 से अप टू 2022 तक, ठीक है। वो ट्रेंड से मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से एक आएगा, आयरन और कॉपर प्रिपेयर होकर जाइए, एक क्वेश्चन मिलेगा। बट फिर भी अगर भरोसा नहीं है ना मास्टर मुझे तो तेरे पे भरोसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, डैम टनल प्रिपेयर कर लीजिए। अगर ये नहीं होता है तो कुडप्पा धरवार 2 प्रिपेयर करके जाइए। अगर ये दोनों में से नहीं आता है तो ये आएगा, मतलब इनमें से कोई एक करके ही जाइए, ठीक है। अगर ये नहीं करना है तो ये कीजिए, ये करना है तो ये कीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं करना है ना मास्टर ये दोनों नहीं होगा मेरे से, तो इग्नेस का टेक्सचर और इग्नेस का फॉर्म एटलीस्ट पढ़ के जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको एक मतलब आइडिया आ गया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है, मतलब क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, 5481। तो यहाँ पर आप अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है या फिर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा है तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 24/7 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको विदिन 1 आवर रिप्लाई ना मिले, ठीक है, विदिन 1 आवर अगर रिप्लाई ना मिले तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है इसके लिए मैं रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम। आपको हर तरीके से जो भी हेल्प हो मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। बट अब ऐसा तो नहीं है ना आप बोलोगे मैं 2 AM में टेस्ट किया मास्टर तूने तो रिप्लाई ना दिया, मैं 3 AM में कॉल कर दिया, ठीक है ना, ऐसा ना करना मुन्ना, क्योंकि सबका तो अपना पर्सनल लाइफ है ना। तो आप 10 से 10, ठीक है, और यू कैन से 8 से 10 तक आप ट्राई कीजिए, जब भी मतलब 8 AM से अप टू योर 10 PM अप टू 12 PM तक भी आप यहाँ पर कुछ भी क्वेरी हो तभी, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, मतलब इतना मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो फिर से एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ करना ज़्यादा नहीं है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अगर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट है तो आपका अच्छा मार्क आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वीक है या फिर आप पढ़े नहीं है तो फिर बाकी जितना इन पे काम कीजिए, ठीक है, इनमें से तो एक आना ही है। बाकी देखिए ये इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। बट लॉन्ग क्वेश्चन अगर सपोज मास्टर तूने तो वो बोला था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आ गया, वो तो मैं कर लिया, ठीक है। आप बोलोगे कॉपर आया, वो भी मुझे आता है, और इग्नेस टेक्सचर और स्ट्रक्चर कंबाइन करके एक क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक हमने देखा था क्वेश्चन कि डिस्क्राइब मतलब विथ नीट डायग्राम टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। तो इन दैट कंडीशन मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यूनिट 1 से ट्राई करना कि क्वेश्चन को ना ही अटेंड करो। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है ना अटेंड करो, ठीक है, ट्राई करना। क्यों ये बता रहा हूँ भाई मेरे, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये अगर तुम लिखते हो ना तो ये बहुत लेंदी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ना, देखिए कंबाइन करके आ रहा है, आपको एजेंट भी पूछ रहा है वो,
एंड काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी पूछ रहा है। अगर इग्नियस का टेक्सचर पूछ रहा है तो टेक्सचर पूछना भाई, टेक्सचर के साथ वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर भी पूछ लेगा। तो ये दोनों को जब आप लिखोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, डायग्राम वगैरह आपको ड्रॉ करते करते बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा स्ट्रक्चर जियोलॉजी से तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है, कपर और आयरन से एक अटेंड कर लीजिए, यहाँ से ना अगर भरोसा नहीं है तो हाँ डैम एंड टनल प्रिपेयर करके जाइए, इनमें से एक लिख लीजिए, काम खत्म। 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ज़्यादा इसमें मतलब फंसना नहीं है, ज़्यादा इसमें घुसो ही मत, ठीक है। जितना इसके अंदर घुसोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं यूनिट 1 को अटेंड करने, क्योंकि देखो यूनिट 1 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है ना, अगर सेडिमेंट्री का आपको पूछ रहा है तो अगर भाई तुझे सेडिमेंट्री का पूछना ही है एग्जामिनर को तो तू टेक्सचर पूछ ले, अगर टेक्सचर ना पूछना स्ट्रक्चर पूछ ले। नहीं, वो क्या करेगा, बोलेगा दोनों मुझे लिखो। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप 2 कंपोनेंट लिखते हो तो आप ही जानते हो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपका इन दैट कंडीशन क्या होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को सेव करने के लिए इन ऑर्डर टू यूनिट 1 को ट्राई कीजिए स्किप करने को, ठीक है। बट अगर यूनिट 1 से एक आ रहा है, लाइक अगर खाली आपको पूछ रहा है बाबू इग्नियस का फॉर्म सिर्फ लिख दो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इग्नियस का फॉर्म लिख दो, एक ही क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है बात मेरा। या फिर अगर सिर्फ बोले इग्नियस का टेक्सचर लिख दो तो ठीक है, इग्नियस का टेक्सचर भी अगर आप सुइटेबल हो लिखने को, मतलब स्ट्रक्चर जिलो से आपने लिख लिया, आपको कॉपर का अच्छा से याद नहीं आ रहा, या फिर आयरन आया आयरन याद नहीं आ रहा, इग्नियस का आपको टेक्सचर पता है तो लिख दीजिए। बट इसमें क्या होता है ना, यूनिट 1 में मतलब क्वेश्चन को कंबाइन कर देते हैं, टेक्सचर स्ट्रक्चर को कंबाइन करके फ्रेम कर देते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, ठीक है। तो स्मार्ट वे में आप क्या कीजिए, आयरन कॉपर में से एक ट्राई कीजिए, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, बट स्टिल अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर यूनिट 1 में जाना ही है तो कौन कंडीशन में अटेंड कीजिए कि एक अगर पूछे, लाइक सिर्फ अगर आपको फॉर्म पूछे, अगर क्या करे वो फॉर्म के साथ टेक्सचर को कंबाइन कर दे तो अटेंड ना कीजिए तो बेटर है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तो एक ही को अटेंड कीजिए। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक विथ नीट डायग्राम तो सिर्फ टेक्सचर को लिख दीजिए, 10 मार्क आपको मिल जा रहा है। लेकिन अगर उसके साथ स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दे रहा है तो यहाँ पर अगर आप अटेंड करते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, यहाँ पर ही आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो ये गलती ना करना है आपको। तो आई होप आपको लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर एक क्लियर आइडिया आ गया है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, किस पे आपको अटेंड करना है। अगर हम बात करें शॉर्ट नोट की तो आपको एग्ज़ाम में 10 + 4 तो 14 शॉर्ट नोट अटेंड करना है आउट ऑफ 17, ठीक है। 17 शॉर्ट नोट आएंगे, 2.5 का 5 आएगा, ठीक है, 2.5 का 5 आएगा, आउट ऑफ 5 आपको 4 अटेंड करना है, एंड 2 मार्क्स का 12 आएगा, आउट ऑफ 12 आपको 10 अटेंड करना है। तो 10 एंड + 4 14 आपको अटेंड करना है। तो ये देखिए ये कुछ पॉसिबल शॉर्ट नोट्स है, सील, लाकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, बैथोलिथ, पेगमाटाइट, ब्रेशिया, पोर्फिरिटिक टेक्सचर, रिपल मार्क, ठीक है, सिस्टो स्ट्रक्चर, मार्बल, टेनर, यूज ऑफ क्रोमाइट, एंथ्रासाइट, एंटीक्लाइन, ग्राबेन, एंगुलर अनकन्फर्मिटी, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट, लाइमस्टोन, आइसोक्लाइनल फॉल्ट, पेरिडोटाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। एंड इसके बाद भी वाटर टेबल, ठीक है, विथ वाटर टेबल, सीन फॉर्म, डिसकन्फर्मिटी, ट्रू डीप, स्ट्राइक ऑफ द बेड, कॉल, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रासाइट, यूज ऑफ कॉल, यूज ऑफ पेट्रोलियम, नॉर्मल फॉल्ट, रिकम्बेंट फॉल्ट, सिमेट्रिक फॉल्ट, होस्ट, BHJ, BHQ, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देन हीराकुद डैम, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी, ये भी थोड़ा सा ओवरलुक कर लेना। एक्यूफर, एक्यूक्लूड, ठीक है, एक्यूटैड, एक्यूफ्यूज, आइसोक्लाइनल फोल्ड, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। तो मैं बेस्ट यही बोलूँगा कि आप बोलोगे मास्टर तूने तो 50 शॉर्ट नोट दे दिया, ठीक है, इतना सारा याद कैसे करें। तो मैं बेस्ट यही बोलूँगा कि आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन है तो मुझे लिखना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना भी अगर आप क्लियर हो, ठीक है, रट के नहीं जाना है। या फिर बेस्ट वे इज फॉर शॉर्ट नोट एंड MCQ क्या करना है, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, 2015 से 2022 तक का क्वेश्चन उठा लीजिए, लास्ट 7 ईयर का, ठीक है। हर ईयर में आपके पास 70 शॉर्ट नोट है, तो हर ईयर का अगर 70 शॉर्ट नोट को भी अगर आप एक ओवरव्यू कर लेते हो तो अगर मैं यहाँ पर 5 ईयर भी कंसिडर करता हूँ तो आपके पास 85 शॉर्ट नोट आ जाएंगे। तो आउट ऑफ 85 अगर यही आप प्रिपेयर करके जाते हो, सिर्फ ओनली 85 भी यही 85 अगर आप ओवरलुक करके जाते हो तो 8+ यहीं पर से रिपीट हो जाएंगे आउट ऑफ 14 जो आपको लिखना है। 14 जो आया रहेगा ना तो 8+ यहीं पर से रिपीट होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 8+ यहाँ से अगर रिपीट होते हैं बचा कितना 6, और 6 भी इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप 7 ईयर का क्वेश्चन अगर करके जाते हो, मतलब ओवरलुक करके जाते हो शॉर्ट नोट के लिए, तो वहीं से ही आएंगे। फिर भी अगर ना आए अगर मतलब तो आप मतलब जो भी 1 साल में पढ़े हो वो कॉन्सेप्ट से आप श्योरली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर MCQ की तरफ बढ़ते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स का क्या सीन है, आपको फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक दे देगा, लाइक डाइक दे देगा, ठीक है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, डाइक, सील, लाकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी। तो ऑब्वियसली डाइक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो। और टेक्सचर का एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है कि डाइक मतलब पर्टिकुलरली कौन सा रॉक में दिख रहा है, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर अगर टेक्सचर है इग्नियस रॉक में,
पोर्फिरिटी टेक्सचर या फिर पोइक्लिटिक टेक्सचर ये किस तरीके के रॉक में दिखते हैं, ठीक है, क्या ग्रेनाइट में दिख रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक टेक्सचर जो है, क्या इंटरग्रोथ का जो ग्राफिक टेक्सचर मिलता है वो किस में मिल रहा है, क्या ग्रेनाइट में मिल रहा है, इस तरीके से एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। एंड आफ्टर दैट टाइम स्केल के ऊपर भी मतलब एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो टाइम स्केल को पूरा अच्छे से क्लियर करके जाना फॉर एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सिस्टोसिटी क्या है, इसके ऊपर भी कौन सा रॉक सिस्टोसिटी दिखाता है, ठीक है, सिस्ट रॉक है, आपको पता ही होगा, तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकता है। निसोज स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। देन मिनरलोजी ऑफ ओर्स, ठीक है, सपोज मैं अगर बोलूँगा मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एक मतलब इस तरीके से वो दे देगा मतलब क्वेश्चन में कि Fe3O4 है, मतलब एक और का फॉर्मूला, और ऑप्शन में दे देगा मैग्नेटाइट, इल्मानाइट, हेमाटाइट, ठीक है, चाल्कोपाइराइट, तो इनमें से कौन सा है इसका मतलब इस फॉर्मूला के लिए अप्रोप्रिएट मिनरल है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉल का डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लेगा, और पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये चीज़ ज़्यादा थोड़ा अच्छे से देख के ही जाना भाई, क्योंकि सपोज आपके पास मतलब आसाम में कोलफील्ड है, गुजरात में कोलफील्ड है, तो सब रीजन में अलग अलग कोलफील्ड है ना, तो वो क्या करेगा कि एक दो मतलब कोलफील्ड का नाम दे देगा और पूछेगा, सपोज वो बोलेगा अंकलेश्वर कोलफील्ड, ठीक है, ये कौन से रीजन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या फिर कुछ ऑप्शन में दे देगा कि हुई वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू योर गुजरात पेट्रोलियम फील्ड, ठीक है, नॉट कोलफील्ड, मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग योर पेट्रोलियम फील्ड, तो गुजरात के पेट्रोलियम फील्ड से कौन सा बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर आपको नाम कुछ दे देगा, ठीक है। तो आपको उसमें से चूज करना है, तो आपको देख लेना है कि गुजरात से, आसाम से, ठीक है, किस रीजन से कौन सा पेट्रोलियम का फील्ड है। देन पोरोसिटी, परमेबिलिटी, एक्यूफोर, एक्यूटार, ठीक है, एक्यूक्लूड, एक्यूफ्यूज, वाटर टेबल, ये इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछता है, टाइम स्केल के ऊपर पूछेगा ये, ओके। देन आफ्टर दैट बेड का डीप के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। बेड का डीप के ऊपर लाइक सपोज वो बोल देगा एक हॉरिजॉन्टल बेड है और इसका डीप क्या है, ऑब्वियसली 0 रहेगा, और वर्टिकल बेड का डीप क्या है 90 डिग्री। ये चीज़ माइंड में याद रख लीजिए। क्यों डीप हम किसको बोल रहे हैं, सब कोई भी एक बेड का क्या इंक्लिनेशन को ही हम डीप बोलते हैं ना। सपोज एक बेड है वो इस तरीके से इंक्लाइन है, तो इसका डीप क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल कर रहा है, ये एंगल को ही हम बोलते हैं डीप। तो बोलेगा एक हॉरिजॉन्टल बेड है, तो डीप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई भी एक बेड कितना एंगल कर रहा है। अगर बेड ही हॉरिजॉन्टल है तो वो एंगल क्या करेगा 0 डिग्री ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि एक हॉरिजॉन्टल बेड का डीप क्या है, एक वर्टिकल बेड का डीप क्या है। वर्टिकल बेड का डीप क्या रहेगा, बेड अगर वर्टिकल है इस तरीके से, इसको समझिए, और डीप का मीनिंग क्या है कि हॉरिजॉन्टल बेड से कोई भी पर्टिकुलर बेड का एंगल क्या है। तो ये इस बेड के लिए हम क्या निकालेंगे, डीप। तो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे वर्टिकल बेड के लिए, और यहाँ पर क्या करेंगे एंगल मेजर करेंगे, तो ये 90 रहेगा। तो फॉर वर्टिकल बेड डीप इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल बेड डीप इज ऑलवेज 0 डिग्री, और फॉर इंक्लाइंड बेड 0 से 90 के अंदर वेरी करता है। तो ये चीज़ माइंड में याद रख लीजिए। इसके ऊपर 101% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एक साल देखा गया है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेड का डीप के ऊपर इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, सेंटेंस में सिर्फ आपके साथ वो खिलवाड़ करेगा। एंड डीप एंड स्ट्राइक का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी वो करता है। आप सभी को पता है डीप परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक, ठीक है। वो क्या करेगा कि एक डीप है नॉर्थ, मतलब एक स्ट्राइक है नॉर्थ से साउथ में, तो इसका डीप क्या रहेगा, ऑब्वियसली इससे 90 डिग्री ना, तो इधर वो वेस्ट रह सकता है या फिर ईस्ट रह सकता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वेस्ट एंड ईस्ट। तो मतलब डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर डायरेक्शन के ऊपर कन्फ्यूजन है तो आप बोलिए, इसके ऊपर एक शॉर्ट में मतलब एमसीक्यू क्या आ सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। देन डीप प्लस हेड एक रिलेशन है 90 डिग्री। सपोज आपको दे देगा एक फॉल्ट है, उसका डीप फॉल्ट प्लेन का है 40 डिग्री, तो उसका हेड क्या होगा, ऑब्वियसली 90 से माइनस कर दीजिए ना, तो ये फॉर्मूला के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। बट इसके अलावा भी मैं बेस्ट वे यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट 7 ईयर का क्वेश्चन के ऊपर एक ओवरलुक कीजिए। जितना भी एमसीक्यू है, जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है, सबको सॉल्व कीजिए। वही टॉपिक से रिपीट होगा, वही से क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। 10 में से 6 एमसीक्यू, 6 फिल इन द ब्लैंक्स यही से रिपीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो यही था ऑल अबाउट योर मतलब एग्ज़ाम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी अगर डाउट है एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।